नमस्कार दोस्तों। बजट आने वाला है 2021 का। और 2021 में जो बजट आने वाला है साहब, ये कोई मामूली बजट नहीं है। ये बजट उस बैकड्रॉप में आ रहा है जहां पे पूरी इकोनॉमी शट डाउन हो गई थी लगभग 2 ढाई महीने के लिए ड्यू टू कोविड-19 कोरोना के कारण भाइयों। एंड इन दैट सिचुएशन इट इज रिक्वायर्ड कि जो बजट है सरकार का एक ऐसा बजट होना चाहिए जो हमें उस महामारी के दुष्प्रभावों से उठा के ऊपर ले आए। जो ड्रॉबैक्स हमने देखे हैं, जो जॉब लॉसेस देखे हैं, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल देखा है, उससे बाहर आ जाए और साथ में लोगों में ये भरोसा जाग जाए दैट हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लिए कुछ करना चाहती है और देश को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए मैंने जो पिछला मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, 20, 25, 30 बजट जो मैंने देखे हैं, जिनको समझा है और उसके बेस पे मैंने कुछ पॉइंटर्स तैयार किए हैं कि इस सिनेरियो में सरकार को क्या करना चाहिए। यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, हम प्यार से कई बार उन्हें निर्मला सीतारमण जी की बजाय निर्मला ताई जी कहते हैं स्टॉक मार्केट में। ताई यानी बड़ी बहन, यानी जिस तरह बड़ी बहन की कृपा बनी रहनी चाहिए, तो अब हमें ये देखना है कि निर्मला जी किस तरह से अपनी कृपा सारे शेयर्स पे, शेयर मार्केट पे, सारे सेक्टर्स पे, जो लोगों की ख्वाहिशें हैं, इच्छाएँ हैं, उनको किस तरह से पूरा करती हैं। देखिए, वैसे तो ख्वाहिशें इतनी हैं कि आप ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो एक कहावत ये भी है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो वहीं से मैं अपने इस प्रेज़ेंटेशन के भी आपके लिए मैंने बनाया हुआ है और मैं उसकी शुरुआत करता हूँ आपके लिए। ये क्योंकि ये जो बजट है सो आप समझ सकें किस सिनेरियो में तैयार होता है। तो देखिए, मैंने निर्मला जी का ये जो एक फ़ोटो मुझे मिली बजट के साथ मैंने लगाई, मैं मनी कंट्रोल्स की साइट से मैंने ली है आपके लिए। तो केवल बजट 2021 नहीं है, ये निर्मला जी का बजट होने जा रहा है और ये निर्मला जी को याद रखा जाएगा कि उन्होंने 1991 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट के बाद कुछ किया है। तो ये उस परिस्थितियों में बजट आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। उस समय फिस्कल डिफिसिट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, जहाँ पे मनमोहन सिंह ने काम किया, लेकिन यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी को बजट ऐसा बनाना है जो कि कोविड के जो दुष्परिणाम थे, कोविड के ड्रॉबैक्स थे, उनसे बाहर ला सके। तो सबसे पहली चीज़ ये 2019-20 का मैंने रुपया कहाँ से आता, कहाँ जाता है, वो एक चार्ट लगाया है आपके लिए। अब देखिए, सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स 21 पैसा मिल ₹1 में 21 पैसे रुपए मिलते हैं। 16 पैसे आते हैं आयकर से यानी इनकम टैक्स से, बाकी बोरोवर से 20 पैसे, लोन से 3 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, देन एक्साइज ड्यूटी से 8 पैसे, जीएसटी से 19 पैसे, बाकी जो डिफरेंट रेवेन्यूज सोर्सेज हैं उनसे 9 पैसे आते हैं और 3 पैसे लोन और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती सरकार। अब ये पैसा खर्चा कहाँ किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्स स्कीम्स हैं उसमें ब्याज पेमेंट में 18 पैसे, रक्षा पे यानी डिफेंस पे 9 पैसे, आर्थिक सहायता 8 पैसे, 7 पैसे वित्त और आय कर के जो बाकी खर्चे हैं ट्रांसफर्स उन पे, करों और शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी 23 पैसा, पेंशन में 5 पैसा जाता है सरकार का, 8 पैसे बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लेकिन साहब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दिस जो मैंने बताया ना कि रुपया आता और जाता है, इस बजट में इनमें से कई चीज़ें उड़ जाएँगी क्योंकि सरकार की प्रायोरिटीज़ बदलनी हैं और बदलेंगी तो ये कैसे बदलेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहली बात साहब, ये जो बजट है ना, ये 5 सी का बजट होने जा रहा है। 5 सी से मतलब यहाँ पहला तो ये कि कंजम्पशन। देखिए, कोरोना के बाद जो कंजम्पशन था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल ज़ीरो पे आ गया। लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, अनसर्टेनिटी आ गई, लोगों ने घूमना बंद कर दिया, मूवी देखना बंद कर दिया। तो पैसा खर्चा, जो पैसे का फ्लो था, ऐसे सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियाँ हैं, जो लोग नौकरी करने वाले हैं, उनकी नौकरियाँ चली गईं। अब उस सेक्टर में पैसा देना है जिससे कि वहाँ पे नौकरियाँ भी वापस आएँ और कंजम्पशन बढ़े, तो सरकार को कंजम्पशन बढ़ाने पे काम करना होगा। दूसरा, आपको याद होगा कि सरकार ने मिडिल क्लास और दूसरे लोगों को सहायता करने के लिए बैंकों से कहा था कि आप 6 महीने का मोरेटोरियम दे दीजिए, यानी कोई ना भी चुकाए तो कोई बात नहीं, 6 महीने आगे बढ़ जाएगा आपका लोन। ऐसे में बैंकों को पैसे की कमी हो गई और वो उसके एनपीए होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो सरकार बैंकों के पास जो पैसे की कमी यानी उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। अब क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी साहब, तो पैसा नहीं आपको दे सकता, तो कहाँ कैपिटल मिलेगी कहाँ? इसीलिए सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक को रीफाइनेंस करना, रिकैपिटलाइजेशन करना सरकार को इस बजट में बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा पॉइंट, कि सरकार को चाहिए कि कॉन्फिडेंस दे लोगों में। कॉन्फिडेंस मीन इन द सेंस दे शुड से टू द पब्लिक दैट and to the businessman, no worry, your job will be secured, your business will be secured. We are here to tackle all the problems which you will face. Do not worry, do your business. And that is what we are going to see in this budget. देन द कम्युनिकेशन, कई बार होता है सरकार काम बहुत अच्छे अच्छे करती है लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंचते, तो सरकार की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को उसके ऊपर जोर देना चाहिए और उसको नीचे पहुंचाना चाहिए कि वॉट एवर द गवर्नमेंट वांट, गवर्नमेंट जो कर रही लोगों के लिए है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं तो उसका कोई असर नहीं है। फिर आता है कोविड। हम सभी को पता है कि कोविड ने क्या हंगामा मचाया, कोविड वैक्सीन आ गई, तो इसके बाद हेल्थ स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाने चाहिए सरकार को कि दोबारा ऐसा ना हो। एंड इसीलिए ये बजट कुछ खास होने वाला है। और मेरे पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, यानी जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनियों में हैं वगैरह वगैरह, सो व्हाट दे वांट। और क्या सबसे पहले मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को पैसा चाहिए। जब तक पैसा वहां नहीं दोगे तो उनकी खुद की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो लोगों को पैसा उधार नहीं देंगे। जब तक लोगों को पैसा नहीं देंगे तो मनी की कमी बनी रहेगी। जब तक पैसा नहीं आगे बढ़ेगा तो कंपनियां आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है, सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा क्यों खर्च करना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केवल एक सेक्टर नहीं, ये मल्टीपल सेक्टर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा करोगे, सीमेंट सेक्टर बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, तो पेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो ये सब में खर्चा बढ़ेगा। एंड आईपीएल, इंडिगो पेंट लिमिटेड, एशियन पेंट, इनका खर्चा, इनका बिजनेस बढ़ेगा। एजुकेशन, देखिए जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, क्या उसी हिसाब से हमारी एजुकेशन उस नीड को कैटर करने के लिए कैपेसिटी है उसमें? नहीं है साहब। तो ऐसी कंडीशन में एजुकेशन के डिजिटलाइजेशन के लिए, एआई के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चे को वो फैसिलिटी दे सकें जहां पर वो पैसे खर्च कर सकें और वो उसको पढ़ा सकें, बच्चों को लेटेस्ट नॉलेज दे सकें। हेल्थ, कोविड ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि सरकार को और जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं उनको बताया साहब हमारी जो हेल्थ सिस्टम है सबसे बकवास है, खराब है, और स्पेशली रूरल एरियाज में, शहर में तो हेल्थ सिस्टम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना मात्र को। तो कोविड आने के बाद से जितने वेंटिलेटर बने, जितने मास्क बने, जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज क्रिएट हुई, उनमें जो पैसा गया वो केवल एक शुरुआत है। सरकार को उसको और आगे बढ़ा के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। अगला आता है डिफेंस। देखो साहब, हमारा दो पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, चाइना पहले से खराब था लेकिन चाइना शांत था, वो बॉर्डर सदियों से, हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी अगर हम बात, अभी आपसे बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो, पिछले पूरे एक साल से लद्दाख बॉर्डर पे, लेह में, चुमूर सेक्टर में, इधर अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जो हरकतें करनी शुरू करी तो हमारे दो फ्रंट खुल गए। एक तो पाकिस्तान फ्रंट पहले से खुला हुआ और दूसरा हमारा फ्रंट खुल गया चाइना का। तो सरकार को एक बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस पे देना है जिससे कि डिफेंस सेक्टर में हमारे पास लड़ने की कैपेसिटी हो। हमारे जो आर्मी हैं, जो उनको हम बजट देते हैं, केवल उनका पेंशन पे ना हो बल्कि उनकी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि हम जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं और आर्मी में उसकी स्पीड बहुत धीमे है और चाइना से तो हम बहुत पीछे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए और उसके लिए पैसा निकालना सरकार की मजबूरी है। इसके बाद जो अगला सेक्टर है दैट इज स्टार्टअप्स। देखिए साहब, यूनिकॉर्न्स एक दिन में क्रिएट नहीं होते, उनको पैसा देना पड़ेगा, फैसिलिटीज देनी पड़ेगी और इनके लिए
टैक्स हॉलीडे जैसी चीजें देनी पड़ेगी, इनको इंसेंटिव देने हैं, इनको एंजल इन्वेस्टर के थ्रू पैसा मिल जाए, सीड कैपिटल इजीली मिल जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी कंपनी कितनी बड़ी हो जाए। अगर 10 कंपनियां, 20 कंपनियां, 50 स्टार्टअप्स लगते हैं, मान लीजिए उसमें 70-80% मर गए, 90% मर गए, लेकिन जो 10% कंपनियां आगे ग्रो करेंगी वो आपकी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, पेटीएम, फ्लिपकार्ट जैसी कई कंपनियां। और सबसे बड़ी बात, इवन जो बच्चा या जो भी व्यक्ति एक अपना स्टार्टअप शुरू करता है, उसमें कितने भी पैसे खर्च कर ले, कितनी भी परेशानी झेल ले, जो एक्सपीरियंस लेता है, अगर वो कल को किसी और कंपनी में भी जाके काम करेगा ना साहब, तो बड़ा अच्छा, कईयों को सिखा के बेचता वो। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से कई लोग बाहर निकले, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सो ये जो चीज है, स्टार्टअप्स के लिए पैसा सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वैसे ऑलरेडी स्टार्टअप स्कीम वगैरह चला रखी है, बट आई फील इसको सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए। एक सेक्टर है जो इस पर्टिकुलर कोविड में बुरी तरह से पिटा, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर, होटल्स एक्सेट्रा, इंटरटेनमेंट। इनको पैसा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। अब आ जाइए साहब, जो हर बजट में मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो उम्मीद लगा के बैठता है कि सरकार कुछ तो हमें देगी, लेकिन हर बार हाथ जोड़ के बैठता है बजट के आगे। 2 घंटे की स्पीच के बाद पता लगता साहब 2000 रुपये मिले, 1500 रुपये। साहब इस बार 2000-5000 से काम नहीं चलेगा, आपको उसको कम से कम 40 से 50 हजार रुपये देने पड़ेंगे। अब ये कहाँ से आ सकता है? टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो 1.5 लाख है, इसको साहब 2.5 लाख कर दो। दूसरा, जो एटीसी है, जिसको आपने बंडल बना रखा, दुनिया जहान की चीजें उसमें डाल रखी है, पीएफ भी है, इंश्योरेंस भी है, मैंने घर खरीदा तो घर का भी प्रिंसिपल अमाउंट उसमें है, बच्चे की ट्यूशन फीस स्कूल की देता हूँ वो भी उसमें, सब कुछ उसमें डाल रखा है आपने। नहीं साहब, सेपरेट कर दीजिए, वरना इसको जो एटीसी की लिमिट है उसको भी बढ़ा के आप ले जाइए 3 लाख तक, तो फायदा है। दूसरा चीज, सरकार ने पिछले बजट से, निर्मला जी ने न्यू और ओल्ड टैक्स स्कीम की है। तो साहब मेरा ऐसा मानना है, सरकार ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव न्यू स्कीम में देने वाली है, जिससे कि लोग ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में इंसेंटिवाइज हो जाएं और इधर मुड़ जाएं। और एक और चीज सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि एफडीआई आना चाहिए। मैंने आगे बड़ी पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं सेक्टर वाइज, तो वो उन पे बात करूंगा मैं। देखो, सरकार को अगर देश में पैसा लगाना है, तो सरकार को जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है बढ़ाने हैं। अभी पैसा कहाँ आता? मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद, बस। Why not in North India? Why not Delhi? Why not Noida? Why not Gurgaon? Why not Kanpur? Why not Chandigarh? Why not Amritsar? Why not Jaipur? So if government has to pick the investment destination and develop them, and develop ऐसे नहीं होंगे, सरकार को अपने रूल्स बदलने होंगे, और उन चीजों को जो डिलीवरी देने वाला ऑफिस स्टाफ है, सेक्रेटरीज हैं, उनके ऊपर एक बर्डन डालना होगा, that if some company is complaining against you, genuine complaint, and then action will be taken against you, so that the investment का माहौल सुधरे। टेस्ला पहले आने वाली थी, पे चली गई, अभी दोबारा टेस्ला आ गई बंगलोर में, तो why it has come to Bangalore only? Why not in Amritsar? Why not in Chandigarh? Why not in Jaipur? So that investment destination has to be increased by India. मैं आपको एक और चीज बताऊं, बांग्लादेश हमसे गरीब देश है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा। अब कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चाइना से निकली, वो बांग्लादेश पहुंच गई, हमारे यहाँ नहीं आई, जबकि हमारे यहाँ जो गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा है। क्यों? उनको टैक्सेशन पे प्रॉब्लम है, जो फॉरेनर्स हैं, कंपनीज हैं। दूसरा, वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे कंपनियां जाती हैं चाइना से निकल के, तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न, that is what the government has to do it, and with that the money should come to India. So these are the places where I feel the government has to put the money. Without that it is not possible. So job oriented has to be there, small and medium enterprises should be there. अब मैंने बात इतनी कर दी, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो साहब, गवर्नमेंट जो सोच रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और ये जेस्टेशन पीरियड लंबा चलेगा, तो साहब ये नहीं हुआ। सबसे पहली चीज वी शेप रिकवरी, तो सरकार के जो जीएसटी कलेक्शन थे वापस बैक टू पवेलियन अपने आप आ गए।
दूसरा, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाने वाली है उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, क्योंकि 10,000 करोड़ देना है, बाकी इकट्ठा उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। बैड बैंक बनाने वाली है, तो जितनी बैंकों हैं उनके जो बैड मनी एनपी है दैट विल ट्रांसफर देयर। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने लोगों की 50 गालियां सुन के भी जो पेट्रोलियम पे टैक्स और ड्यूटी कम नहीं की, सेस कम नहीं की, ये साहब सरकार के लिए बहुत बड़ा बफर है जिसको वो यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो पैसा खर्च करने की मैंने बात की। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी एसेट्स हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एसटीटी या और एलटीसीजी बढ़े या इनका पीरियड बढ़े, लेकिन साहब सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है और यहाँ बढ़ेगा ये, और ये बढ़ेगा तो मार्केट के लिए खराब है, मार्केट गिरेगा भी। और अगर ये 5% भी बढ़ता है, लोग तो 10 भी कह रहे हैं, मैं तो 5% कह रहा हूँ, अगर 5% भी बढ़ता है तो साहब मार्केट में शार्प करेक्शन आएंगे एंड दैट विल बी अराउंड 10,800 निफ्टी हो सकती है। लेकिन सरकार का इसके पीछे अपना रैशनल होगा। वो रैशनल क्या है? देखिए, मार्च में कोविड के आने के बाद अपने टॉप लेवल से मार्केट 50% नीचे गिर गया, 14,000 से 7,500 600 पे आ गया। लेकिन अगले ही 9 महीने में वापस मार्केट उससे भी ऊपर चला गया, 7,500 पे था तो 14,000 15,000 14,800 पहुंच गए, यानी उतना ही दोबारा जर्नी उसने तय कर ली। तो सरकार को पता है जिनके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने का एवेन्यूज वो ढूंढेंगे। तो भाई साहब, जब आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा दे भी दो टैक्स, तो ये दोबारा रिकवर कर जाएगा। बल्कि ये बहुत अच्छी बात होगी, अगर मार्केट गिर जाता है तो हमारे आप जैसे जो कुछ लोग हैं जिनके पैसे रखे हुए हैं, हम अच्छे शेयर पिक करके उनमें पैसा लगा सकते हैं और वो हमें सस्ते मिल जाएंगे, तो हमारा पैसा सेफ और अच्छी तेजी से बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो है, सरकार चाहे तो टैक्स पेयर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स पेयर है बहुत कम है, 3 करोड़ साहब भरते हैं। तो वैसे 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन 90% जीरो के भरते हैं। तो केवल जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 3 करोड़ के आसपास हैं। अभी जो 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं साहब, इनको कुछ इंसेंटिव दे दो जिससे कि लोग अपनी मर्जी से टैक्स देने लगे, उनको देख के दूसरे लेने। यहाँ एक थ्योरी और भी है कि साहब इंसेंटिव ना दो, आप फ्लैट टैक्स सिस्टम कर दो कि साहब अगर इतनी इनकम है 10% दे दो और आपको कोई पेपर कुछ नहीं देना। सो वो भी एक ईजमेंट ऑफ टैक्स है, मैं तो कहूंगा दैट इज आल्सो इंसेंटिव। और दूसरा, कॉन्फिडेंस बनाइए साहब। ये टैक्स का जो गुंडाइज्म है टैक्स का, या वो नहीं होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। थोड़ा सा स्मूथिंग करिए और चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करिए। नो, व्हाट इज रिक्वायर्ड सेक्टर वाइज? सबसे पहले एफडीआई नॉर्म्स रिलैक्स करिए, जिससे कि बाहर जो पैसा है वो इंडिया आना चाहता है, तो हमारी ग्रोथ रेट आने वाले समय में अच्छी है। आईएमएफ ने कहा है कि हम सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले कंट्री होने वाले हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। टैक्स एग्जम्पशंस फॉर द कंपनीज विच आर मेकिंग द इंडिजीनियस प्रोडक्ट, जो इंडिया में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी कंपनियों को टैक्स एग्जम्पशन दीजिए। दूसरा, बजट एलोकेशन फॉर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत जरूरी काम है ये। अगर इसके देश में आगे बढ़ना, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन विल बी अनदर मूवमेंट इन केस ऑफ द बिजनेस। देन मैं कहूंगा कि लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है स्मॉल और मीडियम, अभी जो कोरोना हुआ उसमें जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम महसूस की गई लॉजिस्टिक्स की, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एप्पल जैसी कंपनियों ने महसूस किया कि चाइना कैन नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ देयर प्रोक्योरमेंट, दे हैज टू हैव समथिंग एल्स, समबडी एल्स, सम न्यू। सो इंडिया इज द कैन बी द प्लेस, बट हमें उसके लिए लॉजिस्टिक्स और एफडीआई रिलैक्सेशन नॉर्म्स अच्छे करने होंगे। ग्रोथ विल बी द सेंट्रल थीम विद विच द बजट हैज टू रिवॉल्व। तो ग्रोथ ही ग्रोथ चाहिए, बगैर उसके नहीं, क्यों ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट जाएगा और इंटरप्रेन्योरशिप होंगे, तभी इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। एक ये जो ऑनलाइन पेमेंट करने में समस्या आती है या कार्ड यूज करने में आती है, ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है एमडीआर, ये साहब बड़ी समस्या है। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा वे आउट निकालना चाहिए, ये जीरो एमडीआर हो जाए साहब, जीरो एमडीआर हो जाए। आप ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं, टैक्स वो ड्यूटी नहीं देने पड़ेगा, आपको सस्ता पड़ेगा, शॉपकीपर भी लेना चाहेगा। तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो फॉर्मल बदल जाएगी। अब जैसे कि मान लो मैं अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीदने जाता हूँ और मैं उससे कहूँ मेरे कार्ड से ले लो, वो कहेगा साहब इसमें 2% है, 3% तो कंपनी बैंक काट लेगा, तो वो कहता है साहब कैश में दे दो। अब जैसे ही मैंने उसे कैश में दिया,
इट इज एन इंसेंटिव फॉर हिम नॉट टू पे टैक्स। अब उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरे कार्ड से पेमेंट लेगा तो ऑटोमेटिकली उसको फिर उसकी इनकम में आ जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो काफी क्रिटिकल, मैंने भी आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, तो उसमें हम एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, हम बड़ी कंट्री हैं जोग्राफिकल और पॉपुलेशन वाइज बोथ, तो हम चाइना का एक वैलिड रिस्पांस बन सकते हैं। मैंने आपको वियतनाम का एग्जांपल दिया, जब वियतनाम खड़ा हो सकता तो हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो जो नहीं कर रही है, तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्योंकि देखिए आने वाले समय में ये जो MA MBA और BBA BA BSc ये सब जो हो रही ना, ये सब बेकार हैं साहब। मैं आपको एज ए प्रोफेसर ये बता रहा हूँ, सब बेकार होने वाली हैं क्योंकि इनका कोई डिमांड नहीं रह जाएगी इकोनॉमी में। ये किसी काम के नहीं रहेंगे, आप ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ पैदा करते जाएंगे। अरे मैं एज ए टीचर कह रहा हूँ ये बात। तो ऐसे में आपको पैसा ऐसा खर्च करना है जो स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चों को स्किल हो, कुछ काम कर सकें। तो इसलिए सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, यानी ITI में, पॉलिटेक्निक में पैसा डालिए, जिससे कि यूनिवर्सिटीज में पैसा डालिए, जिससे कि लोगों को पैसा होगा, उनकी ट्रेनिंग पे खर्च हो। लेकिन पैसा सैलरीज में नहीं, मैं ट्रेनिंग पे बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो बढ़ाइए। लैब है तो लैब में लेटेस्ट कंप्यूटर होने चाहिए। यानी अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेशन का कोर्स चलाएं तो लेटेस्ट रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। देयर शुड बी रिक्वायरमेंट फॉर, मैंने फॉर कैपिटल लिखा, इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा पैसा तो प्राइवेट सेक्टर खर्च कर सकता है और वो प्रोक्योर भी कर सकता है। तो सरकार को चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे, जिससे कि पैसा आए, जॉब जनरेट हो। और सरकार को चाहिए कि इकोनॉमी को फिजिकल बूस्ट दे। फिजिकल बूस्ट का मतलब टैक्सेस कम करे जहाँ जरूरी है, और जहाँ से ले सकते हैं वहाँ ले साहब। अब मेरा व्यू इस पूरे बजट पे है क्या साहब, मैंने कह तो दिया कि ये सब दे दो, लेकिन क्या निर्मला जी के लिए आसान होगा ये सब देना? क्या निर्मला जी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, क्या इसको इग्नोर करना या इसको पैसिफाई करना जरूरी नहीं होगा? तो इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को कुछ ना कुछ मदद देनी पड़ेगी, किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो जो मैंने पॉइंट बताया उनमें से एक पॉइंट कट जाएगा। अब आ जाइए दूसरी चीज, एजुकेशन पे मैंने कहा इतना पैसा खर्च कर दीजिए, लेकिन साहब पैसा तो खर्च करना आपको हेल्थ पे भी जरूरी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार को इन्हीं क्षेत्रों के आसपास घूमना पड़ेगा और पैसा निकालना है। सो मैं यही कहूँगा, निर्मला जी अपनी कृपा बनाए रखिए सारे लोगों पे, हम मिडिल क्लास भी बना रखिए, 50,000 रुपया कम से कम आ जाए हमारे खातों में, बाई 80C में रिलैक्सेशन दे दीजिए, या टैक्स लिमिट बढ़ा दीजिए, इंडस्ट्री को पैसा दे दीजिए थोड़ा सा, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस पर अपनी कृपा बनाए रखिए, जैसे कि वहाँ से जॉब जनरेशन होता रहे। सो अल्टीमेटली हम दोबारा मिलेंगे इसके बाद, जब बजट आने के बाद 1 तारीख को बजट आ जाएगा, तो मैं 2 तारीख को आपसे दोबारा मिलूंगा, क्योंकि पहले बजट का पूरा भाषण मैं सुनूंगा उनका, और उसके बाद जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो पढ़ के फिर मैं आपको अपडेट करूंगा 2 तारीख को। और अगर हो सका तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, टैक्सेशन रिलेटेड अलग और इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अलग। तो स्टॉक मार्केट के लिए तो नेगेटिव होने जा रहा है बजट, जहां तक मेरी उम्मीद है। तो आप अपना पैसा रखिए अपने पास, गिर जाए खरीद लीजिए साहब, क्योंकि मार्केट में करेक्शन होगा, वो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बैठ जाएगी 6 महीने में दोबारा ऊपर। ठीक है, सो धन्यवाद, अपनी कृपा बनाए रखिए। और मेरा ये चैनल जो है फिन ग्रोथ मंत्रा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कल परसों ही मेरे 1-2 मित्रों का फ़ोन आया कि साहब आपके में वीडियो नहीं मिलते। मैंने कहा साहब आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा, इसलिए नोटिफिकेशन आती नहीं आपके पास। तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन चला जाया करे। धन्यवाद, धन्यवाद।